तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहित अविजल तिवारी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो बच्चों, अब्राहम लिंकन के बहुत ही फेमस कोट के साथ हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को कि ये जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो कैसी गवर्नमेंट होती है। तो पढ़ो, मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा है। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल। मतलब लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि डेमोक्रेसी जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ये लोगों की गवर्नमेंट होती है। तो ये लोगों की गवर्नमेंट कैसे होती है, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट होती है कैसे होती है, लोगों के लिए गवर्नमेंट होती है तो कैसे होती है। तो सेकंड पॉइंट में मैंने ये चर्चा किया है कि इन डेमोक्रेसी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज हु आर द रूलर्स। कौन होते हैं भैया हमारे रूलर्स, इस डेमोक्रेसी में रूलर्स कौन होते हैं। द सेकंड थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस। ये डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। हमने यहाँ बात की है कि लोगों के द्वारा गवर्नमेंट होती है। अच्छा ठीक है, ये लोगों के द्वारा होती है तो कौन होते हैं ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कैसी होती है ये गवर्नमेंट। तो ये चार चीजें हम जानेंगे कि कैसी गवर्नमेंट होती है, कौन से लोग होते हैं, किस तरह के इलेक्शंस होते हैं और कौन रूलर्स होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अगला पॉइंट बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि भाई इस वीडियो के बैकग्राउंड में आपको झिंगुर की आवाज सुनाई देगी, मेढक की टट्टर सुनाई देगी, तो प्लीज उसको इग्नोर करना क्योंकि वीडियो में रात को बैठ के शूट करता हूँ। ठीक है, और खिड़की के ठीक पीछे जंगल है तो ये सारी आवाजें तो आनी है। दोपहर में नहीं कर पाता हूँ शूट क्योंकि दोपहर को बाहर का इतना शोर शराबा रहता है और मेरा सेटअप अभी घर में है, बड़ा सिंपल सा सेटअप है, कुछ ज्यादा प्रोफेशनल सेटअप है नहीं मेरा। तो दोस्तों इन चीजों को इग्नोर करना और कंटेंट पे ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहना चाहिए, उनके पास जिन्हें हम इलेक्ट करके भेजते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक। कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां असल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है बट वो प्रिटेंड करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। कहने का मतलब ये नहीं कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेट, कहने का मतलब ये है कि वहां पे कहने को डेमोक्रेसी है बट अगर आप डीप रूट्स की स्टडी करें तो ये पता चलता है कि जो प्रैक्टिसेस वहां पे हो रहे हैं वो बहुत ही अनफेयर है और डेमोक्रेटिक कहलाने के लायक नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में 1999 में क्या होता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ वो पावर में आते हैं। पाकिस्तान की कहानी को भी मैंने पॉइंट वाइज बांट दिया है, आप गौर फरमाइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ पावर में आते हैं। कैसे आते हैं पावर में भैया, जनरल परवेज मुशर्रफ तो आर्मी के आदमी थे, पावर में कैसे आते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, भाई साहब मिलिट्री की पावर इतनी थी कि ही ओवरथ्रू द गवर्नमेंट। तो भाई साहब मुशर्रफ साहब ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हटा दी और मिलिट्री ने वहां पे बगावत कर दी और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव का दर्जा दे दिया, जो दर्जा बाद में जाके प्रेसिडेंट का दर्जा कहलाया। तो भाई मिलिट्री पावर का दुरुपयोग करते हुए वो सत्ता में आ गए और अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। आगे चलते हैं। अब भाई साहब ये प्रेसिडेंट तो बन गए बट जहां तक उन लोगों की बात है जो इलेक्शन में इलेक्ट हुए थे, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली में लोग थे, उनका क्या था। तो असेंबली है वो तो इलेक्टेड है अभी। तो भाई साहब इन्होंने कहा कि ठहरो, मैं अमेंडमेंट कर देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऊपर देखिएगा कि 2002 का जो अमेंडमेंट था वो प्रेसिडेंट को पावर देता है डिसमिस करने का नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। तो इस पावर के थ्रू वो डिसमिसल कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर लिमिटेड, द फाइनल पावर रेस्टेड विद द आर्मी। अब जो लोग इलेक्ट होके गए हैं उनकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया और किसी भी चीज का फाइनल पावर किसके पास चला गया, आर्मी के पास चला गया। तो ये जो केस था पाकिस्तान का, क्या ये सारी चीजें जो हुई वो डेमोक्रेटिक थी? नहीं थी ना। डेमोक्रेसी की बातें वहां पे फॉलो अप हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। तो प्रिटेंड तो कर रहा था कि भैया हम डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, बट जो प्रैक्टिसेस हो रहे थे क्या वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस थे? नहीं, कहीं से नहीं। तो हमने देखा कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है।
तो इसके साथ हम पहुंचते हैं अपने डेमोक्रेसी के फर्स्ट फीचर पे, जिसको मैंने ब्लैक से यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है। तो आवर फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है दोस्तों, वो किसके पास होना चाहिए? उनके पास जिन्हें हमने आपने इलेक्ट करके भेजा है, ना कि किसी अरे गहरे नित्तू के पास। ओके, तो पाकिस्तान की कहानी और फर्स्ट फीचर को जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने पड़ोसी चाइना की तरफ। एक पड़ोसी की बात हो गई, दूसरे पड़ोसी की बात करते हैं। चाइना भी कहता है अपने आप को कि भाई मैं भी डेमोक्रेटिक हूं, ठीक है, रूट्स में रखते हैं आपके। तो चाइना की कहानी को भी मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि चाइना में इलेक्शन हर 5 साल पे होते हैं। आप कहोगे सर नया क्या बता रहे हो, हमारे यहाँ भी 5 साल पे होते हैं। अरे भैया हमारे यहाँ होते हैं 5 साल पे, बट हमारे यहाँ अलग टाइप के इलेक्शन होते हैं। उनके यहाँ के इलेक्शंस कैसे होते हैं, आइए नजर डालते हैं। देखिए, इन चाइना, फर्स्ट पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड पॉइंट, चाइनाज पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हमेशा याद रखना बच्चों, कोई अगर पूछ दे कि चाइना के पार्लियामेंट का क्या नाम है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो वहां पे 3000 मेंबर्स हैं ऑल ओवर चाइना से। देखना मैंने सब पॉइंट में मेंशन किया है कि 3000 मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आर्मी इलेक्ट करती है। तो भाई मेरे, आर्मी का क्या काम है, आर्मी क्यों है वहां पे? तो जाहिर सी बात है अपने पर्सनल फायदे के लिए, क्योंकि आर्मी को तो अपने प्रैक्टिसेस करनी है ना। तो आर्मी को क्या चाहिए कि अपने फेवर में भी तो चीजें होनी चाहिए। तो जब तक उनके कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे, उनके फेवर में चीजें कहां से होंगी? इसलिए आर्मी अपने कैंडिडेट्स को भी वहां पे इलेक्ट करती है। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से अगर ये 2 चीजें हमने देख ली, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अपने कंट्री में क्या है कि भैया मुझे चुनाव लड़ना है, आप लोगों के से सपोर्ट दिया, मैं चुनाव लड़ा, मैं जीत गया। कल को मैं और बड़े लेवल का चुनाव लड़ा, मैं वो भी जीत गया। जीतते जीतते मैं लोकल लेवल से चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा, मैं वो भी जीत गया। चीफ मिनिस्टर के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा, मैं वो भी जीत गया। मैं किसी दल से नाता नहीं रखता। तो दोस्तों यहां हमें ये समझना है कि जैसे हम इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाइना में वैसा बिल्कुल नहीं है। चाइना में क्या होता है कि हर एक इंसान को चुनाव लड़ने से पहले अप्रूवल लेना होता है। किसका? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। तो जहां पे आपको अप्रूवल लेना पड़े एक पार्टिकुलर पार्टी का, वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, ये तो हद्दी हो गई भैया। गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऐसी कंट्री जहां पे आर्मी अपने मेंबर इलेक्ट करती है, जहां पे किसी पार्टिकुलर पार्टी से आपको अप्रूवल लेना होता है, जहां एक पार्टिकुलर पार्टी हमेशा चुनाव जीतती है, वो क्या डेमोक्रेटिक कहलाने लायक है? नहीं ना, वही बात है। तो ये चाइना की कहानी थी। तो अब छोटी सी कहानी हम और जानेंगे मेक्सिको की। मेक्सिको में क्या होता है, मैंने एक पॉइंट का जिक्र किया है इस पेज में। मेक्सिको में क्या होता है कि ऑल इलेक्शंस आर वॉन बाय पीआरआई यूजिंग डर्टी ट्रिक्स। मेक्सिको में एक पार्टी है पीआरआई, वो सारे इलेक्शन जीत जाती है। कैसे? डर्टी ट्रिक्स का यूज करके। तो ये जो मेक्सिको की पीआरआई है, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, मेक्सिको की, वो डर्टी ट्रिक्स का यूज करती है। किस चीज के लिए? इलेक्शन को जीतने के लिए। अब वो डर्टी ट्रिक्स क्या क्या है मैंने मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सबके लिए मैंडेटरी है कि आप मीटिंग अटेंड करो इस पीआरआई पार्टी की। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यह नेसेसरी है कि पीआरआई पार्टी की जितनी मीटिंग्स होगी उन्हें वो अटेंड करना ही करना है। ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है टीचर के द्वारा कि आप इस पार्टिकुलर पार्टी को ही वोट करोगे। ठीक है, ये दूसरी हम डर्टी ट्रिक कह सकते हैं। फिर हम अपने थर्ड पॉइंट पे अगर हम बढ़े तो थर्ड पॉइंट में मैंने ये लिखा है, सॉरी फोर्थ पॉइंट में मैंने ये लिखा है, मीडिया ओनली क्रिटिसाइज ऑपोजिशन पार्टी। मीडिया सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज करेगी और पीआरआई को पॉपुलैरिटी देगी। तो मीडिया भी पीआरआई के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलती है, सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी की बुराइयां करती है। नेक्स्ट पॉइंट,
शिफ्टिंग ऑफ पोलिंग बूथ, इलेक्शन के दिन लास्ट टाइम पे पीआरआई के लोग क्या करते हैं, पोलिंग बूथ बदल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर दिल्ली में इलेक्शन है और लाल किला के पास कोई पोलिंग बूथ है, लोग वहां पहुंच गए वोट देने, तो एंड टाइम पे उस पोलिंग बूथ को बदल के वो कर देंगे कुतुब मीनार के पास। इससे क्या होगा, लोगों को परेशानी होगी वहां पहुंचने में, और इस वजह से लोग क्या करेंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे और पीआरआई अनफेयर प्रैक्टिसेस करके चुनाव जीत जाएगी। तो जो कंट्री गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फोर्स करे कि आप पार्टी की मीटिंग अटेंड करो, जो कंट्री गवर्नमेंट स्कूल्स में पेरेंट्स को प्रेशराइज करे एक पार्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए, जिस कंट्री में प्रेस को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी ना हो, जिस कंट्री में पोलिंग बूथ बदल दिए जाते हो, तो क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाने के लायक है? नहीं है। क्या मेक्सिको डेमोक्रेटिक कहलाने के लायक है? नहीं है। बट ये जो मैंने तीनों एग्जांपल दिए, तीनों अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं, बट हमने रूट्स में जाके देखा तो क्या पता चला कि तीनों में से कोई भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना ही सफिशिएंट नहीं है, उस इलेक्शन कराने के साथ साथ आपको रियल चॉइस भी ऑफर करना होगा जनता को। मतलब अगर आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है तो वो लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में, उन्हें चॉइस मिलनी चाहिए, है ना। तो ये हमें लेके जाता है अपने डेमोक्रेसी के सेकेंड फीचर की तरफ, जो मैंने नीचे राइट डाउन कर रखा है, तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिससे कि वो लोग जो भी पावर में बैठे हैं उनके पास फ्री और फेयर चांस हो कि वो हार सके। मतलब हमारे पास मौका हो कि हम किसी और को वोट देके उनको हरा सके, अगर हम उनसे संतुष्ट नहीं है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली मेक्सिको की, हमने बात कर ली चाइना की, हमने बात कर ली पाकिस्तान की। तो हमने जब इतनी सारी बातें कर ली तो थोड़ी बातें और कर लेते हैं, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर। तो हर फीचर की ओर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो मैंने पॉइंट्स पे मेंशन किया है कि अंटिल 2015 इन सऊदी अरबिया वीमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। तो सऊदी अरबिया में 2015 तक औरतों को वोट देने की आजादी नहीं थी, वोट देने का अधिकार नहीं था। सेकेंड पॉइंट, Estonian citizenship rules were so strict that people from Russian minority find it difficult to get the right to vote. अब इस्टोनियन सिटीजनशिप एक्ट जो था, जो रूल था, वो इतना रिजिड था कि सिर्फ वहां के लोकल रेसिडेंट को ही राइट टू वोट था। जो वहां पे रशियन माइनॉरिटी के लोग थे उनको वोट डालना बहुत ही मुश्किल होता था, उनके लिए राइट टू वोट मिलना ही बहुत मुश्किल था उनको। तो हमने यहाँ क्या देखा कि एक जगह औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, दूसरी जगह एक कम्युनिटी वोट दे रही है, बट एक जो लोअर कम्युनिटी है उसको बहुत दिक्कत हो रही है राइट टू वोट गेन करने में। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट में मैंने बात की है फीजी की। इन फीजी द वोट ऑफ इंडिजिनस फीजी हैज मोर वैल्यू देन इंडियन फीजियन। तो इन फीजी में जो इंडिजिनस फीजी सिटीजन है, जो फीजी की सिटीजन है, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है। किसके वोट के कंपैरिजन में? जो इंडियन फीजियन है उनके वोट के कंपैरिजन में। तो भैया एक बात बताइए, एक ही कंट्री में अगर आप दो लोगों के वोट को अलग अलग वैल्यू देंगे तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक कहलाएंगे आप? नहीं ना। जैसे एक क्लास में मैं दो बच्चों को खड़ा करके क्वेश्चन पूछूं, अगर तरन और हितांश दो बच्चे हैं मान लो, तरन ने उस क्वेश्चन का जवाब सही बताया तो मैंने उसको 5 चॉकलेट दे दिए, हितांश ने उस सवाल का जवाब उसने भी सही बताया बट मैंने उसको 3 चॉकलेट दिए। तो यहाँ दोनों का जवाब तो सही है बट तरन के जवाब की वैल्यू ज्यादा है, तो ये गलत है ना, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स में हम क्या देख रहे हैं कि कहीं भी डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है। अगले पॉइंट में अगर हम बढ़े तो वहां पे एक हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी का हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वलिटी। मतलब हर किसी को इक्वल चांस मिलना चाहिए वोट कास्ट करने का, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए उनकी वोट की। तो ये सारे पॉइंट्स हमें लेके जाते हैं हमारे थर्ड फीचर की तरफ, जो कि है ये। In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन का 1 वोट होता है और हर उस 1 वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी।
अब हमने इस फीचर की बात कर ली। अब हर फीचर के बाद हम अगली फीचर पे जाते हैं और उस बीच में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो इस थर्ड फीचर के बाद हमें कहाँ जाना है, फोर्थ फीचर पे। थोड़ा थम जाते हैं। बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ क्लास 9th की इकोनॉमिक्स भी। तो इकोनॉमिक्स के लिए स्टे ट्यून। मुझे बताइएगा इकोनॉमिक्स की आपको जरूरत है कितनी है। वीडियोस तो मैं बनाऊंगा बट मैं आपकी राय भी एक बार जानना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप पॉइंट्स को अगर देखें तो अब हमें बात करनी है जिम्बाब्वे की। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ जिम्बाब्वे इन 1980, it was under the rule of Robert Mugabe, who was known for unfair practices in election. तो भाई 1980 में जब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला तो वो किसके रूल के अंडर था? फिर कौन रूल करने लगा वहां पे? रॉबर्ट मुगाबे। और रॉबर्ट मुगाबे भैया अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे इलेक्शन के। तो तुम कहते हो कि जिम्बाब्वे डेमोक्रेटिक है, तो जहां अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी? ऑब्वियसली नॉट। और भी कुछ मसाला होगा ना इसमें। अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। He changed constitution many times to increase the power of president and make him less accountable. अब भाई आप वहां पे प्रेसिडेंट बने हो, आपके ऊपर जवाबदेही तो होती है ना, कुछ भी आप अपने मन का नहीं कर सकते। तो भाई साहब को अपने मन का करना था, तो भाई साहब ने क्या किया, अपनी जवाबदेही कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे धड़ाधड़ अमेंडमेंट कर दिए। इससे क्या हुआ, इन सारे अमेंडमेंट से वो जवाबदेही जो अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी प्रेसिडेंट की कम हो गई और बाकियों पे वो शिफ्ट हो जाती है अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, पहली चीज अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस, दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी को कम किया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्रोटेस्ट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आप नारे नहीं लगा सकते हो, आप बातें नहीं कर सकते हो अपने हित की। तो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने हित की बातें करना क्या गलत है? और जहां पे आपको अपने राइट्स की बातें नहीं करने दी जाए, अपने आपके हित की बातें नहीं करने दी जाए, वो कंट्री क्या डेमोक्रेटिक है? ऑब्वियसली नॉट। तो जिम्बाब्वे में यही हुआ, पब्लिक प्रोटेस्ट पे रोक लगा दी गई। और तो और एक और बड़ा बढ़िया काम किया इन्होंने डेमोक्रेटिक नाव बनाने के लिए। द गवर्नमेंट न्यूज एंड मीडिया कैन नॉट गो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। अब भाई साहब इन्होंने बोला कि जो न्यूज और मीडिया है वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकती। ऐसा हमने कहा देखा था, मेक्सिको में PRI ऐसा करती थी। न्यूज और मीडिया थी वो भी किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। वो भी आपके अगेंस्ट नहीं जा सकती है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? ये सारी प्रैक्टिस यही प्रूफ करती है ना कि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक होने का प्रिटेंड तो कर रही है बट वो डेमोक्रेटिक है नहीं। अब कुछ ऐसे पत्रकार, ऐसे रिपोर्टर, ऐसे जर्नलिस्ट तो जरूर होते हैं जो कि सच को सामने लाते हैं। तो वैसे जर्नलिस्ट जो सच लिखते थे उनको ये गवर्नमेंट काफी प्रेशराइज करती थी, काफी प्रताड़ित करती थी और जजेस को भी काफी फोर्स करती थी अपने हित में फैसले सुनाने के लिए। तो इन सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस को देखते हुए he was forced out of office in 2017। मतलब ऑफिस से धक्के देके निकाला नहीं गया, उनको हटाया गया ऑफिस से। और ऑफिस से कैसे हटाते हैं ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। रेफरेंडम की बात मैंने की थी वहां पे, तो रेफरेंडम आप बहुत अच्छे जानते हैं। तो रेफरेंडम के थ्रू रॉबर्ट मुगाबे को भी हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें हमें लेके जाती हैं अपने फोर्थ फीचर की तरफ, जो कि डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर है। हाईलाइट करके लिख रखा है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो किस सर्टेन लिमिट्स में रूल करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेट की गई होती हैं। सिटीजन्स के राइट्स के अंडर रूल करती है, सिटीजन्स के राइट्स को एबोलिश नहीं करती है। बट ये जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, इसलिए जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं थी। और इससे हम जानते हैं अपना फोर्थ फीचर। तो हमने डेमोक्रेसी के 4 फीचर यहाँ पे जान लिए हैं। तो हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स की बात यहाँ पे कर ली है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जो कि हम इसी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। बड़ा मजा आने वाला है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो भी क्वेरीज हो जरूर पूछिए और हम जल्द मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।